नमस्ते भाई। आज है हमारे साथ सागर जी, जिन्होंने एसएससी सीजीएल 2023 के थ्रू वो पोस्ट ली है जिसमें अगर किसी स्टूडेंट्स को दिल्ली में लाइफ टाइम रह के काम करना हो, बढ़िया एमएनसी जैसे दिखने वाले ऑफिस में, और एक स्टेबल लाइफ चाहिए, प्रॉपर डेस्क जॉब 5 to 9 to 5 वाली, तो भाई ने उसको ऑप्ट किया है एएसओ इन सीएसएस केंद्रीय सचिवालय में असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट पर इनका सिलेक्शन हुआ। इनकी ऑल इंडिया रैंक है 566। एक्चुअली इनकी रैंक आ रही थी 565। अब जब रिजल्ट रिवाइज हुआ तो इनकी रैंक एक बढ़ के 566 हो गई। थैंक यू सर। ये आपका कौन सा अटेम्प्ट था? फिफ्थ अटेम्प्ट है सर। आपका फिफ्थ अटेम्प्ट था? यस। बड़ी लंबी जर्नी। कब से आपने पेपर देना शुरू किया? मैंने 2019 में मेरी ग्रेजुएशन पूरी हो गई थी, तो उस टाइम उसके बाद मेरे को लगा था, क्योंकि बचपन से मेरी रीजनिंग और मैथ पे बहुत स्ट्रॉन्ग था, क्योंकि मैंने ग्रेजुएशन भी मैथ ऑनर्स की थी और पोस्ट ग्रेजुएशन भी उसके बाद मैथ ऑनर्स की है। अच्छा। तो मैथ में मेरे को ये लगता था कि हाँ, मेरा बेसिक बहुत अच्छा है, मैं कर लूँगा। पर जब मैंने पहला वो दिया, अपने सेल्फ स्टडी की थी, बस नोट्स थोड़े बहुत, नोट्स क्या मतलब एनसीईआरटी वगैरह के फॉर्मूले याद किए थे कि इन्हीं से हो जाएगा। उस टाइम नहीं पता था कि सीजीएल में कितना अलग स्पीड का खेल है। सबसे ज्यादा वो है, सीजीएल इज ऑल अबाउट स्पीड एंड टाइम। तो फिर बहुत सारे बच्चे सीजल का पेपर क्लियर कर सकते हैं इंडिया में, और वो पूरा पेपर सॉल्व कर सकते हैं अगर उनको सुबह से शाम तक का टाइम दे दिया जाए। बिल्कुल। बहुत सारे लाखों बच्चे आ जाएंगे, मतलब पेपर नहीं हो पाता केवल स्पीड की वजह से। इसमें बहुत कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन करेक्ट करने पड़ते हैं और बहुत ज्यादा एक्यूरेसी के साथ। तो 2019 वाला हुआ था मार्च 2020 में। तो उस टाइम मेरी, जैसे मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन हो रखा था, तो फर्स्ट सेम की वो फर्स्ट सेम हो चुका था। सेकंड सेम की छुट्टी आने वाली थी, वे होली की छुट्टी आने वाली थी, तो उससे एक दिन पहले मेरा एग्जाम था। तो उस टाइम मैं लाइब्रेरी में थोड़ा बहुत आधा घंटा पढ़ता था, मैं ज़्यादा पढ़ता ही नहीं था। मैं सोचता था कि इंग्लिश तो ठीक है कभी से, और मैथ रीजनिंग के तो हम चैंपियन है, तो हम तो कर देंगे। तो फिर उस टाइम में मेरा प्री 0.5 मार्क्स से रह गया था। 2019 में? 2019 का हाँ था, जो 2020 में हुआ था। हाँ, फर्स्ट अटेम्प्ट था। अब वहाँ मैं उस टाइम में किसी से नहीं पढ़ा था, कुछ भी नहीं पढ़ा था, सारा सेल्फ स्टडी था। तो फिर उसके बाद प्री रह गया। कैसा लगा? तो फिर वो बहुत दुख हुआ कि हाँ, इसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी। फिर मेन मेरे को ये हुआ था ना कि पेपर में मैथ ही अटेम्प्ट नहीं हो पाया मेरा पूरा, जो मेरा सबसे स्ट्रॉन्ग था। कि मैथ पूरा नहीं हो पा रहा, क्वेश्चन 15-20 तक तो मुश्किल ही पहुंच पाया था, और बाकी मैंने कर दिया था, बट वहां तक नहीं पहुंच पाया था। फिर 2019 से मेरा दोस्त जीएसटी इंस्पेक्टर सेलेक्ट हुआ था, वो सौरभ वाला, तो उसने अपना कोर्स दिया। फिर आपका कोर्स मेरे को दिया था। वो हमसे पढ़ता था, वो आपसे पढ़ता था, और पढ़ के जीएसटी ऑलरेडी काम कर रहा था। मतलब सिलेक्शन हो गया था, उस टाइम ज्वाइनिंग नहीं आई थी। हाँ। तो उसकी तो हो गई थी, तो उसने अपना बैच मेरे को दे दिया। अच्छा। तो फिर वो आप लाइव में तो बहुत आगे निकल चुके थे, तो मैं पीछे से शुरू किया था। वो मैंने अराउंड शुरू किया था जून जुलाई के अराउंड 2020 में। तो मैंने पहले 1.5 महीने में आपका 50% सिलेबस पूरा कर दिया। एक दिन में मैं लगभग 10 क्लासेस देखता था आपकी 2x की स्पीड पे। मैं मैथ के अलावा कुछ नहीं पढ़ता था, क्योंकि ये था मेरा मैथ की वजह से ही सिलेक्शन रुका है। तो मैथ के अलावा कुछ पढ़ता ही नहीं था। ईगो हर्ट हो गई थी। तो आपकी 2x पे और साथ साथ नोट्स बनाता था। मतलब जो मेन आप कॉन्सेप्ट बताते थे वे सारे, और जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं अपना तरीके से उसको जल्दी नहीं कर पाता था, आपकी जो ट्रिक्स आती थी उसको नोट डाउन कर लेता था। तो उसका मैंने 1.5 कॉपी भर दी थी उसकी नोट्स की। तो फिर उसके बाद जब मैंने 1-2 साल बाद हुआ, तो मैंने उससे क्रिस्प नोट निकाल लिए, बिल्कुल उसको दोबारा पूरी आपका सिलेबस पूरा करने के बाद रिवाइज करके अब मैं उनको 2 दिन में पढ़ सकता हूँ। मैंने इतने नोट्स निकाल लिए उसको शॉर्ट नोट्स कर दिए आपके। अच्छा, 2019 में तो सेल्फ स्टडी की थी, और मैथ्स आपका वैसे अच्छा था। हाँ। फिर आपने ये बैच लेके पढ़ा जब अपने दोस्त से। हाँ, तो फिर प्री आने से पहले मेरा 1.5 महीना ही था वो। तो मैं सोच रहा था कि मैं इसी को निकाल दूंगा। मैं उस टाइम मेरी ये गलती थी कि मेरे को अगले वाला लेके चलना चाहिए था, बट मैं उसी के उस पे था कि इसी को निकाल दूंगा। तो उस टाइम स्ट्रेस के कारण हुआ या फिर कुछ और कंडीशंस आ गई थी। 2 दिन पहले मेरा थोड़ा दिमाग खराब, मतलब उस टाइम कुछ हो गई थी कंडीशंस। तो मेरा प्री बहुत खराब हो गया 2020 का। हाँ। तो बट फिर मैंने ये हो गया था कि प्रीव्यू चला गया, और उससे प्री से अगले दिन मेरा सीपीयू का फिजिकल था। और मैंने 1.5 महीने से मेरा यही शेड्यूल था, छत पे जाके अपना पढ़ता था, नीचे खाना खाने और नहाने आता था, बस सीधा पूरे दिन पढ़ता था। तो मेरा अराउंड 7 से 8 किलो वेट गेन हो गया था उस टाइम पे। तो मेरा फिजिकल के लिए तो मैं चला भी नहीं था। फिर भी अब वो पेपर खराब हो गया मेरा प्री, क्योंकि उस टाइम इससे पिछली वाली एक्सपेक्टेशन ये थी 148 पे कट ऑफ गई थी, वहाँ इतने तो कोई बनने ही नहीं है, इसका तो चांस ही नहीं होगा। तो बहुत डिमोटिवेट हो गया था मैं उस टाइम पे। और अगले दिन उसके लिए मेरा हरिद्वार फिजिकल आया था, तो मैं देने गया था कि
क्या पता इसमें हो जाए, बट वहां भी मैं 100 मीटर से रह गया था। तो उस टाइम फिर मैं बहुत ज्यादा डिमोटिवेट हो गया, तो मैंने 3 महीने कुछ नहीं पढ़ा। अच्छा। उस टाइम पे मेरी बहुत बड़ी गलती थी कि हाँ मैंने उस टाइम बहुत लंबा ब्रेक दे दिया था, क्योंकि मैं सिर्फ सीजीएल का पेपर पढ़ता था, उसके अलावा कोई मैंने पेपर ही नहीं भरा। फिर उसके बाद जैसे ही प्री का रिजल्ट आया, मेरा क्लियर हो गया था प्री, क्योंकि उस वाली कट ऑफ मुश्किल पेपर थे थोड़े, तो कट ऑफ नीचे आई थी। हाँ। फिर मैंने सोचा था प्री में जो हुआ हुआ, मेंस में सारा उल्टा वो कर देंगे। फिर 2 महीने बाद मेंस था, तो बाकी जो आधा सिलेबस बचा था उस 2 महीने में पूरा कर दिया। आपने 50% पढ़ ली, 1.5 महीने में लिया। हाँ तो वो 50% सिलेबस पढ़ के कॉन्फिडेंस आया आपके अंदर? हाँ, वो उस टाइम ये था ना कि इस चीज को तो मैं जाने ही नहीं दूंगा, बट वो 20% जो आधा और 50% रहता था वो रह गया था। बट फिर ये गलती रही ना कि मैंने इतना जल्दी सिलेबस पूरा किया, तो मेरे पास प्रैक्टिस के लिए टाइम नहीं था। हाँ। और उसके साथ साथ मेरी बहन की शादी थी 1 महीने में, मेंस के 17 दिन बाद शादी थी। ओके। तो मैंने फिर भी अपने आप को प्रिपेयर बढ़िया किया था, पेपर देने गया। जैसे पेपर शुरू किया, आधे बच्चों का पेपर शुरू नहीं हो रहा, आधों का शुरू हो गया है। वो जो एक सेंटर था ना मेरठ वाला जो कैंसिल हुआ था, हाँ, वो हमारा ही सेंटर था। याद आ गया मुझे। हाँ, तो फिर हम पूरे दिन वहां धरने पे बैठे थे मेंस के उस पे। तो फिर वो लास्ट शाम को जाके 4-5 बजे वो कैंसिल किया। अब उसके फिर वो 4-5 दिन बाद दोबारा रीशेड्यूल हुआ। हाँ। बट 10-15 दिन बाद बहन की शादी है, तो घर वाले बोले जितना पढ़ रखा है अब अपना काम शादी में काम करवाओ। अब तो काम करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने ये बोल रखा था बस पेपर हो जाने तो फिर सारा काम करवा दूंगा मैं, मेरे ऊपर जितना काम था वो सारा करवा दूंगा। फिर वो हुआ, मेरा फिर मैथ खराब हो गया, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं थी। मेरा फिर मैथ खराब हुआ, क्योंकि अब बिना प्रैक्टिस के पॉसिबल ही नहीं है। फिर उसके बाद उसमें मेरे इंग्लिश में 176 आए थे, मैथ में मेरे 108 रह गए, क्योंकि वो ये है प्रेशर हैंडल नहीं हुआ, क्योंकि उस टाइम 100 क्वेश्चन होते थे। तो एक स्पीड में अगर तुम प्रैक्टिस नहीं करोगे तो 100 क्वेश्चन कर ही नहीं पाओगे तुम। अब ये बहुत आसान हो चुका है कि 30 क्वेश्चन करने हैं, प्री वाला है, आराम से पेपर कर देते हैं। हाँ। तो फिर उसके बाद मेरा उसके बाद मेंस रह गया। फिर उसके बाद जैसे बहन की शादी हुई, फिर मैंने अपना कंटिन्यू अपना तैयारी फिर प्रैक्टिस शुरू कर दी आपकी। जब मैं आपकी मेंस की वो बुक आई थी, सीजीएल मेंस की, जो पहले ब्लू कलर की बुक आई थी एक, जिसमें सिर्फ टीसीएस के मेंस के थे, और आपने अपने हाथ से उसको सॉल्यूशन कर रखा था। फिर मैंने वो पूरी लगाई। अच्छा। हाँ, फिर मैंने पिनेकल भी लगाई। फिर उसके बाद क्योंकि मेरे पास सिर्फ प्रैक्टिस करना था, और तो साथ साथ वो करता गया। फिर उसके बाद जो हुआ, अगस्त में शायद प्री हुआ था, उसके 2-3 महीने बाद मेंस था। मेंस में फिर हमारा सेंटर आया था इंदौर, तो मेंस बढ़िया हो गया। डिस्क्रिप्टिव में मेरे को 38 नंबर दे दिए। तो मैं वहां फिर जैसे पहले प्री मेरा, दूसरे मेंस में, तीसरे के बाद पोस्ट नहीं मिली कोई, डिस्क्रिप्टिव में नंबर नहीं हो पाया। हाँ, फाइनल मेरिट में नहीं होगा। फिर उसके बाद आया चौथा अटेम्प्ट, जिसमें पैटर्न चेंज हो गया। अब रीजनिंग भी आ गई और मैथ भी आ गया मेंस में। अब मेरा ये हो गया था, मगर ये मेरे लिए बना है। स्ट्रगल खूब दिखाया भगवान ने आपको। हाँ, फिर उसके बाद ये था कि ये मेरे लिए बना है। फिर उसके बाद मैंने वही है, फिर मैंने सिर्फ फुल मॉक मारने शुरू किए। अच्छा। हाँ, लोग क्या करते हैं कि सेक्शन मॉक देते हैं। अब एक सेक्शन दे के फिर वो 1-2 घंटा रेस्ट कर लेते हैं, फिर दूसरे सेक्शन का देते हैं, जिससे उनका पूरे पेपर का वो बन ही नहीं पाता कि माइंड सेट हो जाए कि हमें 2.5 घंटे तक बैठना है वहाँ पेपर में। तो मैंने कभी सेक्शन मॉक मारे ही नहीं, हमेशा फुल मॉक मारता था। फुल लेंथ और डायरेक्ट मेंस के मॉक देते? हाँ, सीधा मेंस की, क्योंकि प्री ये हो गया था कि प्री तो अब कर देंगे। हाँ, प्री क्वालिफाई है ये। हाँ, क्वालिफाई है। फिर भी प्री में मेरे 156 आए थे उस टाइम पे। फिर मेंस में फिर ये हो गया था कि जब मेंस आया, मैथ्स रीजनिंग का पेपर मैंने 9 मिनट पहले पूरा कर दिया था। अच्छा। हाँ, बट बात वो हो गई सिली मिस्टेक्स की, प्लस की जगह मल्टीप्लाई कर दिया। मिल्क और वाटर वाले क्वेश्चन में मिल्क निकालना था, वाटर निकाल दिया। जो ये छोटी छोटी थी ना, 3 गलती हो गई थी पेपर के बाद। ये मैं बैठा था 8 मिनट तक खाली, कि मेरा पेपर पूरा हो चुका है। अच्छा। हाँ, एक क्वेश्चन पे डाउट था, मैं उसी को देखता रहा कि मगर और तो मैंने इतना बढ़िया तरीके से किया है कि मैथ्स रीजनिंग मेरी अब इतनी स्ट्रॉन्ग, क्योंकि आपके करवाने के बाहर से एक सिंगल क्वेश्चन ये नहीं था कि आपकी जो शीट्स वगैरह उनसे बाहर एक क्वेश्चन आया हो। और इतना आसान पेपर एक्सपेक्ट नहीं किया था, और पहली शिफ्ट थी 2 तारीख की, नया पैटर्न था, पहली शिफ्ट थी, ये भी नहीं पता था कि इतना आसान पेपर आएगा। तो इतना जल्दी हो गया। अब उस 9 मिनट में ये समझ नहीं आया था रिवाइज क्या करना है, तो उसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। तो फिर उस टाइम पे मेरे को एक क्वेश्चन से मेरा सीएसएस रह गया था पिछली बार। तो मेरे को इनकम टैक्स दिल्ली में टीए मिला था। अब मैं वहीं वर्किंग हूँ अभी 2 महीने से। अच्छा। हाँ, तो फिर इसके बाद फिर मेरे को ये था और कुछ हो जाए, मैं तो नंबर नहीं करने दूंगा। तो फिर अब की बार अब ये मेंस आया। इस मेंस में पहले रीजनिंग कर दी, और फिर मैथ्स को मैंने बहुत स्लो किया, मगर अब क्या सिली मिस्टेक नहीं करनी है। पर अब की बार 2 क्वेश्चन ऐसे डाल रखे थे
जो बहुत ज्यादा लेंदी थे। तो मेरे को ये पता था मगर ये क्वेश्चन लास्ट में करने हैं। आप कहते थे कि जो क्वेश्चन आपने कर रखे हैं पहले उन्हीं को अटेम्प्ट करो, नए क्वेश्चन को तो छेड़ना ही नहीं है। तो मैंने वो मिक्सचर वाला क्वेश्चन छोड़ दिया क्योंकि मेरा मिक्सचर वाला पिछली बार भी गलत हुआ था। मगर ये क्वेश्चन तो छेड़ना ही नहीं है। फिर एक वो इलेक्शन वाला क्वेश्चन था, उसको मैं इलेक्शन की तरह ट्रीट कर गया था, वो परसेंटेज का क्वेश्चन। तो उसको मैंने 4 बार किया, मेरा आंसर नहीं आ रहा, तो मैंने उसको स्किप कर दिया उस टाइम पे। फिर उसके बाद मैंने सारे क्वेश्चन कर दिए। प्रोबेबिलिटी वाला क्वेश्चन गलत हुआ है, वो भी क्वेश्चन ही गलत था, आपने बताया वो क्वेश्चन ही गलत था। उसके अलावा मैंने 2 स्किप किए, बाकी सारे मैथ्स में मेरे 80 वो हैं और 4 नंबर बढ़ गए, 84 मार्क्स हो गया इस बार मैथ्स में। अरे वाह। हाँ, तो अब क्या मतलब गलत एक भी नहीं था मैथ्स में मेरा। तो इस बात की मेरे को बहुत संतुष्टि थी। 12 के ये लगा कि मैंने अब की बार भी 2 क्वेश्चन छोड़ दिए हैं, ये दुख हुआ था। पर 12 के देखा तो बच्चे 23, 24, 25 इससे ऊपर अटेम्प्ट ही नहीं कर रहे। मैंने जितनों दोस्तों को कॉल किया किसी के 28 अटेम्प्ट नहीं थे मेरे अलावा। फिर जब सेटिस्फेक्शन हो गया था, रीजनिंग भी बढ़िया गया, इंग्लिश भी बढ़िया गया था, और जीएस तो हमेशा एक जैसी जाती है 40-42। अब क्या यार वो 38 आ गए हैं, पिछली बार 42 नंबर थे। तो इस वजह से अब की बार मेरी बड़ी मैथ्स की वजह से, क्योंकि मैं मैथ्स में सेटिस्फेक्शन था, तो उसकी वजह से अब की बार मेरा सिलेक्शन मनचाही पोस्ट पे हो गया। इस बार का पेपर पिछली बार से अच्छा आया थोड़ा। हाँ अच्छा है, 3 क्वेश्चन बहुत अच्छे डाले थे। हाँ, तो एज ए स्टूडेंट आपको लगता है कि मेंस का जो पेपर है मैथ्स का यही होना चाहिए, तभी जज हो पाएगा। हाँ, हाँ यही होना नॉर्मल स्टूडेंट्स का। हाँ, पिछली बार तो क्या हुआ था, जिन्होंने सिली मिस्टेक कर दी वो नीचे गिर गया, चाहे कितने बढ़िया पढ़ रखा उन्होंने। और जिन्होंने सिली मिस्टेक नहीं की वो ऊपर चला गया। बट अब की बार ये था कि ये देखना था कि कौन सा क्वेश्चन करना है और कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है। ये आपकी प्रैक्टिस शीट मारने के बाद ही था कि आप कैट तक के क्वेश्चन करवा देते थे शीट में। आपके जैसे वो है, मैं नोट्स वो करता था सिर्फ ये क्वेश्चन, बाकी मैं आपको सुनता था उस टाइम। एक बार जब की और जब दोबारा मैंने खुद किया फिर मैं खुद करता था कि उस टाइम मैं सिर्फ आपको सुन रहा हूँ कि आप किस तरीके से क्वेश्चन को करवा रहे हो। फिर वो क्वेश्चन याद भी करना है कैसे करवाया, और 2x की स्पीड में भी करना है, सिलेबस भी पूरा करना था। तो वहां से फिर आपकी एक बार सिलेबस पूरा हो गया ना, तो फिर कॉन्फिडेंस आ जाता है कि मेरा सिलेबस पूरा हो गया। आप कहते थे जब तक सिलेबस पूरा ना हो बस सुनते रहो बैठ के, मुर्दे की तरह सुनते रहो। उसके एक बार सिलेबस पूरा हो जाएगा, अपने आप एनर्जी आ जाएगी। मैं अब मेरा जैसे रूममेट है, उसको भी मैं कहता हूँ मगर चाहे तुम मर जा, बस सिलेबस सीधा बैठ के सिलेबस करता रहा, अपने क्वेश्चन करता रहा। एक बार सिलेबस पूरा हो जाएगा तो मैं गारंटी देता हूँ इनसे गगन सर ने जो करवाया ना उनसे बाहर एक क्वेश्चन तक नहीं आएगा। तो अब मैथ्स का तो मेरे को अब ये हो गया था, अब तो कोई अगला भी आ जाएगा ना मैथ्स में, बिना पेन कॉपी के भी मैं प्री में 25 में 23-24 कर देता हूँ बिना पेन कॉपी। सही बात है भाई। तो जैसे आपने वो वाला बैच पूरा कर लिया था, क्लासेस सारी, उसके अलावा आपको कोई दोबारा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी गणित में? मैंने आपका फिर मेंस का भी बैच लिया एक बार। जब अगला मेंस आया था 2022 का, उसमें मैंने आपका मेंस का लिया कि मेरे कुछ एक चैप्टर जैसे टाइम वो था TSD, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, उसमें मेरे को मतलब आसान चैप्टर था, बट वो क्वेश्चन क्योंकि मैंने कभी किए नहीं थे ना उस टाइम, क्योंकि जब वो मेंस आ गया था तो वो चैप्टर मैंने आधा ही किया, स्किप कर दिया था। तो उस टाइम पे मैं कि मेंस के दोबारा क्वेश्चन कर लेता हूँ, प्रैक्टिस भी होगी, तो आपका मेंस का बैच लिया था। फिर उसको किया था, उसको फिर वो एकदम से पेपर आ गया था तो अचानक से। हाँ, तो आधा ही कर पाया था उस टाइम पे। फिर मैंने मॉक पे वो किया था, क्योंकि जो पेपर मैंने पहले नहीं पढ़े थे, जो चैप्टर नहीं थे, जो कमजोर थे, वो आपकी मेंस के दोबारा किए थे मैंने। मैं ये था कि गगन सर जो करवाएंगे, शीट करवाएंगे, उनसे बाहर मैं एक क्वेश्चन बस वही करूंगा जो मॉक दे रहा हूँ, उनसे बाहर मैं कुछ नहीं करूंगा। हाँ, मैं तो बच्चों को सीधा ये कहता हूँ कि जितना मैंने शीट्स में करवा दिया वो पत्थर की लकीर है, उसके बाहर एक सवाल नहीं आना। इसके बाहर थोड़ा बहुत नया सवाल अगर एग्जाम क्रिएट भी करता है तो आपसे रुकना नहीं है, और आपसे नहीं हुआ इसका मतलब पूरे भारत में किसी से नहीं हुआ। अब जैसे मेरा पहले 3 अटेम्प्ट में नहीं हुआ था ना, तो उस टाइम तो मैं सिर्फ सीजीएल भरता था, तो मैं एक बार सीपीओ भरा था जो बताया था, तो मैं बहुत डिमोटिवेट हो गया था कि यार 3 अटेम्प्ट हो चुके हैं, अब यार तो मैथ भी हो गया, रीजनिंग भी हो गया, अब क्या डिस्क्रिप्टिव में रह गए। फिर उसके बाद मैंने सारे एग्जाम भरने शुरू कर दिए, मगर अब क्या तो एमटीएस भी भरता हूँ। फिर मेरा एमटीएस भरा, उसमें 95 आए 100 में से। अच्छा। हाँ, फिर मैंने उसका डिस्क्रिप्टिव नहीं दिया, मगर बस ये तो चेक करने के लिए था हाँ कैलिबर है। फिर उसके बाद हेड कांस्टेबल ने स्टील दिया, उसमें भी 100 में से 83 कुछ आए थे। फिर टीपीओ दिया, उसमें भी 78 कुछ आए थे। फिर उसके बाद उससे पहले दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का दिया था, वो भी क्लियर हो गया, तो उसका भी मैंने फिजिकल छोड़ दिया। और ये जो थे 2, इसका जब मेंस का रिजल्ट आया था ना, उसके एक दिन बाद फिजिकल था, तो एक का दिया था फिजिकल, एक का फिजिकल भी छोड़ दिया था। और जिसका फिजिकल दिया था उसका फिर मैंने बाद में वो ट्रेड टेस्ट वगैरह छोड़ दिया, कि मैंने सीटें भी वेस्ट नहीं किया है, बट मैंने पेपर उस टाइम बहुत सारे क्लियर किया। उसके बाद सिलेक्शन पोस्ट का है, एक यूथ असिस्टेंट का है,
वो जनवरी में मैंने डॉक्यूमेंट भेजे थे, वो क्लियर हो रखा, उसका आज तक रिजल्ट कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है। उसका रिजल्ट नहीं दे रही है, 1 साल होने को आया है। अच्छा। हाँ, सिलेक्शन पोस्ट में यही चलता है, तो उसका हुआ था। फिर DSSB का ट्रैफिक मैनेजर का था 4800 ग्रेड पे, उसका भी पिछले साल हुआ था उस उसमें जनरल की कट ऑफ 130 गई थी कुछ, और उससे ऊपर सिर्फ 100 बच्चे थे, मेरे उसमें भी 152 आए थे। अच्छा। हाँ, तो वो भी उसका मेंस अभी दे के आया हूँ 10-15 दिन पहले, बट अब यहाँ हो गया तो मैंने अब उसको भी छोड़ दूंगा, उसको भी आगे प्रोसीड नहीं करूंगा DV वगैरह के लिए। तो आपने मतलब 8-10 पेपर क्लियर करिए अलग अलग? हाँ, 10 पेपर तो हो गए होंगे। हरियाणा में भी निकलते हैं ना, हरियाणा में पूरी नहीं करते वो निकालते हैं कैंसिल कर देते हैं, निकालते हैं कैंसिल कर देते हैं। तो अभी वो पेपर दे के आए थे, उसके वो अभी इंस्पेक्टर के लिए था, C ग्रुप की थी, 2 थी, जैसे एक CHSL होता है, एक CGL होता है, ऐसे ही उन्होंने 2 पोस्ट कोड बना रखे हैं, एक में वो CGL वाले, एक CGL वाले। उनमें भी मेरे 100 में से एक में 85 है, एक में 83 कुछ है, तो वो भी, बट उनका भी पता नहीं वो आगे कुछ होगा नहीं होगा तो अब वो भी छोड़ दिए हैं। अब सिर्फ एक CGL है। मेरा टारगेट था GST इंस्पेक्टर दिल्ली का, वो मतलब अंदर से ये था, मैं एक वर्दी का स्टेटस था, मैं रील आती थी, मैं उसको देख के सोचता था मगर मेरे को वर्दी चाहिए, 3 सितारे चाहिए, बट अब की बार फिर वो दिल्ली की वजह से, क्योंकि मेरे को पता था क्वेश्चन ऊपर नीचे होंगे, क्योंकि बहुतों पे प्रेजेंटेशन डाल रखी थी, तो मैंने सेफ साइड के लिए ASOCS की 4600 ग्रेड पे हो जाए, दिल्ली में हो जाए, क्योंकि घर वाले, मेरे पापा ITBP से रिटायर हैं, तो उन्होंने बेल्ट की नौकरी की है और पूरे देश में की है, तो उनको ये चाहिए था कि मेरे को दिल्ली से बाहर नहीं जाना, हाँ, अपने पास रखना है, क्योंकि मैं इकलौता लड़का हूँ, मेरी बहन है बड़ी, वो दिल्ली में टीचर है, इंग्लिश की है, तो फिर तो वो भी दिल्ली में ही है, तो कह रहे थे दिल्ली से बाहर नहीं जाना, कि सैटरडे संडे घर आ जा और अपना फिर जॉब कर ले, तो दिल्ली में रहना है। और ASOCS फिर आपने बढ़िया ऑप्शन चूज किया। हाँ, ये मैंने उसके लिए बढ़िया ऑप्शन चूज किया है कि यहाँ घर वालों की भी देखभाल हो जाएगी, और सैटरडे संडे आप घर भी चले जाओगे। हाँ। यहाँ हरियाणा में घर कितना दूर है आपके यहाँ से? यहाँ से मेरा 2.5 से 3 घंटे में घर पहुँच जाता हूँ मैं। फिर तो बहुत सही है। हाँ, ये बेरी झज्जर हरियाणा। झज्जर से हैं आप? हाँ। झज्जर के हमारे CM साहब भी हैं क्या? नहीं, CM अब नहीं है, CM साहब तो वहाँ के ना, करनाल से वो हैं। अच्छा, करनाल से हैं। हाँ, पहले जो हरियाणा के पहले CM थे ना, वो हमारे गांव के थे। अच्छा। पंडित भगवत दयाल शर्मा। ओके ओके। अच्छा, आपने इतने सारे पेपर क्लियर करे 10-12, सभी में मैथ्स आता है लगभग? हाँ। तो जैसे आपने पढ़ा हमारे से, ये वाला बैच जो पढ़ा पूरा एडवांस और अर्थमेटिक सब कुछ, इसी से सारे पेपर का मैथ्स कवर हो गया? कुछ और तो नहीं पढ़ना पड़ा नहीं, आपको? कुछ और नहीं पढ़ा, बस वो था ना कि एक पेपर ऐसा था जिसमें परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन और वो 12th का मैथ्स आता था, तो वो तो मैंने फिर पढ़ा ही नहीं, क्योंकि मैं ये उस पेपर की स्पेशल तैयारी नहीं करनी थी। मैंने पढ़ा सिर्फ आपसे ही है, और बाकी सारे पेपर वहीं से आगे। उसका वो सिलेबस ही अलग था, वो टेक्निकल पेपर था एक, तो उसका थोड़ा एक दो क्वेश्चन परमुटेशन कॉम्बिनेशन के अलग आगे थे, उसके अलावा एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं था। और अब तो आपने वो भी करवा दिया, जब से नया सिलेबस इंट्रोड्यूस हुआ है, वो भी बाहर नहीं जाएगा? वो भी अब बाहर नहीं जाएगा। मतलब मैं हमेशा कहता हूँ कि एक बार आप सिलेबस पढ़ लो, शांति से, थोड़ा समय लगेगा, लंबा पढ़ाऊंगा, डिटेल में पढ़ाऊंगा, एक बार पढ़ लिया, चाहे कोई भी पेपर हो रहा होगा इंडिया में जिसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आ रहा, पक्का उसमें 99% अटेम्प्ट करके आओगे सही। अच्छा, ये तो रही मैथ्स की बात। हाँ। इंग्लिश का क्या सीन था? इंग्लिश मैंने रानी मैम से पढ़ी थी, अनअकैडमी से। ओके। हाँ, तो वहां से क्योंकि एक साइड आपका लेता था बैच, और एक साइड फिर मैं, जब आपका पूरा हो गया था ना, उसके बाद मैंने फिर इंग्लिश उठाई थी कि अब एक तो हो गया, अब तो कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना तो पड़ेगा ही, प्रैक्टिस तो कर ही रहे हैं, तो फिर मैंने रानी मैम का कर लिया था, तो उससे मेरा बहुत ज़्यादा स्कोर इम्प्रूव हुआ। उसके अलावा मैंने फिर नीतू मैम की वॉल्यूम 1 भी पढ़ी थी, वहाँ के नोट्स और वहाँ के नोट्स, पहले एक पढ़ता था, फिर दूसरे पढ़ता था, और फिर दोनों को मिक्स करके अपने नोट्स बनाता था। हाँ, तो वहाँ से मैम ने इतने प्रैक्टिस बैच लेके आती थी वहाँ, तो उन्होंने इतनी प्रैक्टिस करवा दी थी कि एरर तो देखते ही पता लग जाता था कि एरर कहाँ आ रही है। हाँ। और वो कैब के लिए उन्होंने समुद्र मंथन बैच लेके आए थे, कि उनका नाम रखा था उन्होंने समुद्र मंथन बैच, तो उससे मोस्टली सारी वो कैब होगी थी। मैंने इंग्लिश मेनली वहीं से पढ़ी है, सारी की सारी। हाँ। ओके। और जीएस के लिए मैंने उस टाइम पे जितेंद्र सर से भी पढ़ी थी, वरुण अवस्थी सर से भी पढ़ी थी, बट मेरे को इतना ज़्यादा फायदा नहीं हो रहा था। फिर मैंने यूट्यूब से भी पढ़ी, फिर कुमार गौरव सर है ना जो हिंदी में पढ़ाते हैं। हाँ। मेरे को दिक्कत आई थी कि क्योंकि मैं इंग्लिश मीडियम से था शुरू से, तो हिंदी मीडियम में चेंज करने में बहुत दिक्कत आई थी, बट धीरे धीरे उसमें सेटल हो गया। फिर वहां से भी पढ़ी, फिर मैंने लूसेंट भी पढ़ी है, मतलब मैंने सब कुछ ट्राई कर लिया, और एवरेज ये 40, 42, 38 ये स्कोर जा रहा है।
हाँ, हाँ सब कुछ पढ़ने के बावजूद 40-42 ही हाँ, क्योंकि इस बार मेरी वही 2 ऐसे क्वेश्चन गलत हो गए जीके के, तो किसी के गलत नहीं हुए, वो सिर्फ मेरे गलत हुए, वरना इस बार फिर मेरी 2 डिजिट रैंक आ सकती थी। हाँ। बट ये है, जो आ गया वो सेटिस्फैक्ट्री है। हम्म, अच्छा लगा फिर आपको जब अपने पिताजी को बताया कि अब तो दिल्ली में ही पापा आपकी जो है मनचाही जॉब मिल गई दिल्ली में ही, क्या रिएक्शन था फिर उनका? वो बहुत खुश थे, मतलब ये था उनको अब ये सेटिस्फेक्शन हो गया है कि हमारा बेटा हमसे दूर नहीं जाएगा, क्योंकि वो आर्मी में रहे हैं। तो जैसे मेरे दादाजी थे, जब वो मेरे पापा की अरुणाचल प्रदेश पोस्टिंग थी, तो जब मेरे दादाजी और दादी जी की डेथ हुई थी तो वो आ नहीं पाए थे। तो उनको थोड़ा रहता है कि मेरा बेटा मेरे पास ही रहे। तो उस वजह से, और एक बार ये हुआ था कि जब सीपीओ के फॉर्म निकले थे, तो मैं बोला कि दिल्ली पुलिस के फॉर्म निकले हैं, क्योंकि उनको ये था दिल्ली में रहना, बट उनको फिर मेन थोड़ा बहुत ये भी था कि बेल्ट वाली जॉब नहीं करनी, बट एक दिल्ली का ऑप्शन था, तो उन्होंने कह दिया। तो वो बोले कि क्या अलग से निकले मगाने कि सीपीओ के अंडर निकले हैं, तो बोले इसमें तो नंबर चाहिए होते हैं। वो बात मेरे को बहुत ज्यादा लग गई थी, क्योंकि उस टाइम तो मैं 3 बार फेल हो चुका था सीजीएल में, पढ़ रहा था, कुछ हो नहीं रहा था। तो मैंने ये था मगा अब तो सीपीओ ही निकालना है, कुछ हो जाए दिल्ली पुलिस निकालनी है। तो उस बार फिर मैंने उसका पढ़ा, उसके इतने मॉक दिए, 160 मार्क्स आए मेरे प्री में सीपीओ में। फिर उसके बाद मेरा इसमें एएसओ, मैं पिछली बार मैं बता रहा हूँ कि मेरी को एएसओ मिल जाता है, एक क्वेश्चन से रह गया था, तो मैंने मेंस के लिए उसमें ढीला छोड़ दिया कि यहाँ एएसओ मिल रहा है तो वहाँ नहीं। तो वहाँ मेरे इंग्लिश में थोड़े कम मार्क्स रह गए थे, तो मेरे को 4-5 नंबर से दिल्ली पुलिस फाइनल नहीं मिली है, बट उसके लिए मैंने 17 किलो वेट तोड़ा था अभी। अच्छा। हाँ, मेरा 87 वेट था, उसके बाद मेरा 70 वेट आया था मेडिकल तक, क्योंकि मैंने सीजीएल का के और उसके गैप में बीच में वेट भी तोड़ा है। सुबह 5 बजे जाते थे रनिंग करने, क्योंकि वो कोच था, वो आर्मी वालों की तैयारी करवाता था, और तो कोई था नहीं कि करवा दे। और कभी हम इतने ज्यादा उसमें रहे नहीं। पापा को ये था कि हमारा बच्चा फिजिकल जरूर क्लियर करे, क्योंकि वो आर्मी से है, राइट से है, तो उनको ये था कि बच्चा क्लियर करे। फिर उस टाइम मैंने 17 किलो वेट तोड़ा था, और फिर उस टाइम ही मेरा फिर टीए में वो हो गया था, तो वहां हो गया। फिर मैं मीटअप में भी आया था, पिछली बार आपसे भी मिल के गया था। पिछली बार जब हमने सिलेक्टेड स्टूडेंट्स का मीटअप करा था केरविल टावर में, तो भाई आए थे, इनका टीम में सिलेक्शन हो गया था दिल्ली में। हाँ, बट उस टाइम ये लगा था कि और सभी से सर पर्सनल मिल रहे हैं, हम दूर से बैठ के देख रहे हैं। तो ये फील हुआ था कि मैंने आगे जैसे बुला रहे थे ना बोल के अपनी जर्नी बताने के लिए, मैंने बताई थी, और मैंने ये कहा था कि अगली बार मैं जीएसटी इंस्पेक्टर लेके आऊंगा यहाँ, बट वो थोड़ा मार्जिन से रह गया, बट हाँ 46 लेके आया हूँ वापस। बहुत सही, अच्छा काम किया आपने। और इस जर्नी में जैसे मम्मी पापा ने तो इतना ज्यादा सपोर्ट किया कि जब ऊपर पढ़ता था तो सिर्फ खाना खाने आता था, ये सब सारा हैंडल उन्होंने किया, कोई काम नहीं कहते थे, कुछ नहीं, बेड पे बैठे खाना दिया, सब कुछ, मतलब इतना दिया। और जब मैं वो तैयारी करता था फिजिकल की, तो भी सिर्फ खाना में बेड रनिंग करके आता था, बेड पे बैठा रहता था, खाना देते थे, जो भी कुछ है बेड पे, पूरे दिन रेस्ट किया, फिर शाम को फिर रनिंग करने चला गया। मतलब उस टाइम वेट लूज में भी बहुत ज्यादा। पापा ने आज तक ये नहीं कहा कि तू ये कर ले, तू जो कर रहा है ना उसमें करता रहे। हाँ, करता रहे। हाँ, हमारा सपोर्ट तेरे साथ पूरा है, तो जो तू करेगा वो बढ़िया करेगा। तो उनका जितना सपोर्ट रहा है ना, सारी की सारी मोटिवेशन वहीं से आई है कि इन लोगों के लिए कुछ करना है। कि वो जैसे हमारे मिडिल क्लास फैमिली है, तो यहाँ से उठ के एक जो पावर वाली जॉब है ना, कि हाँ पावर दिखा सकते हैं हम, तो वहां तक जाना था। अब मंत्रालय में बैठेंगे और शायद होम मिनिस्ट्री मिल जाए तो बेस्ट है, तो फिर हाँ ये होगा कि हमारा बेटा होम मिनिस्ट्री में, तो थोड़ी पावर की फील आएगी। माँ बाप का सेटिस्फेक्शन अलग लेवल पे होता है। हाँ, अगर बच्चा कहीं लग जाए तो। दोनों बार यही हुआ कि रात को रिजल्ट आया है, पिछली बार 11 बजे था, जब भी दोनों सो रहे थे, उनको उठा गया है। पहले तो जाते हुए वो बोले ठीक है सुबह बात करते हैं, फिर बताया कि मेरा सिलेक्शन हो गया है, तो फिर वो खुश थे। और अब की बार तो मैं जैसे यहाँ रहता था, बहन के पास रहता था, तो यहाँ से वीडियो कॉल किया था जब भी वो सो चुके थे। फिर वो मम्मी ने उठाया, फिर वो ये बात है खुशी के आंसू कि अब की बार हाँ हमारा बेटा इंस्पेक्टर की लेवल का लग गया है। तो अब की बार मतलब वो है, उनका सेटिस्फेक्शन नहीं वो हो सकता कि यहाँ आंखों में आंसू, और जो मतलब एक सपना देखते थे कि हमारा बेटा सरकारी मतलब अफसर बनेगा, तो उनका पूरा हुआ है। हाँ, तो आप हरियाणा में और भी ज्यादा क्रेज है गवर्नमेंट जॉब का? हाँ, हरियाणा में तो ये है कि ग्रुप डी की जॉब मिल जाए और कुछ नहीं चाहिए। हरियाणा में तो मैंने सुना ऐसा कि जमीन चाहे 50 बीघा हो, हाँ, वो अलग चीज है, नौकरी सरकारी एक बंदा अगर 1.5 लाख महीने के कमा रहा है ना, पर प्राइवेट है, उसकी शादी नहीं होगी इतनी जल्दी। ग्रुप डी वाला में लग गया ना, उसकी शादी पहले हो जाएगी। तो ये भी बहुत बड़ा वो है, हरियाणा में तो ट्रेंड है। हरियाणा में ट्रेंड ये ज्यादा है, ये बहुत ज्यादा है।
हाँ। और हमारी साइड तो और ज्यादा है, जैसे जर्जर बेल्ट, रोहतक बेल्ट और इस सोनीपत बेल्ट में इसमें सबसे ज्यादा है। अच्छा, जो नए स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं उसको 2-3 अटेम्प्ट हो गए उसको तैयारी करते हुए, ऐसी कौन सी 3 टिप्स हैं जो आप इन बच्चों को देना चाहोगे कि यार आगे ये गलती मत करो? देखो, एक तो जो लगाने हैं फुल मॉक पे सबसे ज्यादा ध्यान देना है, और मॉक अभी से शुरू करने हैं। अगर तुम्हारा सिलेबस पूरा हो गया ना तो हर संडे एक मॉक तो जरूर देना है। दूसरा, प्रैक्टिस सबसे ज्यादा करनी है, और गगन सर के जो शीट्स है ना उससे बाहर मत जाना। अगर मैथ में तुमको कुछ करना है, अगर तुम समुंदर पढ़ोगे और तुम उसमें से डल्लू भी नहीं आएगा तो क्या फायदा। तुम नदी पढ़ो, उसमें से बाल्टी आ जाएगी, वो बहुत है। तो एक मैथ्स के लिए ये हो गया। रीजनिंग के लिए तो मोक्स ही बहुत है। अगर तुम सिर्फ मोक्स में भी रीजनिंग अच्छी कर रहे हो ना तो वो भी बहुत है। तो और हाँ, और जैसे मैंने रीजनिंग पहले तो मैंने रीजनिंग खुद की थी, बट अब जैसे मेरा लास्ट अटेम्प्ट में रीजनिंग में 3 क्वेश्चन एनालिटिकल रीजनिंग के गलत हो गए, जो ये कहते हैं स्टेटमेंट कंक्लूजन वाले। हाँ। तो फिर मैं पीयूष सर के साथ जुड़ा था, पीयूष वासने सर के साथ। तो और उनकी जो वीडियो देखी थी ना, पहली कोज एंड उसकी थी, कोज एंड इफेक्ट की। उनकी पहली वीडियो की पहली लाइन ये थी कि ये क्वेश्चन ऐसे सोल्व होता है, और वो क्वेश्चन मैं उसी तरीके से गलत करके आया था। तो वहां देखने वाली हो गया, मैं कहा हाँ रीजनिंग की ये पार्ट मेरे को सर से पढ़ना है। तो फिर वहां से वो कवर किया, और इस बार मेरा रीजनिंग का एक क्वेश्चन गलत हुआ है, वो भी उसमें वो कैब का क्वेश्चन आया हुआ था रीजनिंग के अंदर। अच्छा। हाँ, वरना और सारा मेरा बिल्कुल ठीक है रीजनिंग का। बट बात वही है, जो मेरी रैंक थोड़ी नीचे आई वो जीएस की वजह से आई है। जीएस पे काम करना पड़ेगा फिर आपको। हाँ, अब मैं ये है दोबारा एक बार जीएस अगर मेरे को अगला देना है, बाकी अभी तो मूड नहीं है, अभी तो अगस्त तक तो बिल्कुल चिल करेंगे। हाँ। अगर अगला जीएस जैसे जीएसटी दिल्ली है, अगर अगला दिया और उसमें 2 डिजिट रैंक आई दोबारा, तो सिर्फ अगर 2 डिजिट आई तो ही पोस्ट प्रेफरेंस भरूंगा मैं। वो भी सिर्फ जीएसटी इंस्पेक्टर दिल्ली के लिए। तो वरना उसके बाद अब कोई प्लान नहीं है, अब जिंदगी में मजे करने हैं, बहुत पढ़ लिए। अच्छा, इतना पढ़ने के बाद आ जाती है यार अब बस एक बार हो जाए, अब फिर मुझे पढ़ना नहीं है कतई भी, फीलिंग आ जाती है ये। हाँ, अब ये क्योंकि अब ऑफिस जाने लग गए हैं, ऑफिस में ये हो जाता है, अब सुबह से शाम तक वहां जा रहे हैं, अब शाम को भी आके तुम पढ़ रहे हो तो जिंदगी जियोगे कब। हाँ। अब जैसे मैंने पहले बहन के घर रहता था, अब दिल्ली शिफ्ट हुआ हूँ, अब 2 दिन से हुआ है दिल्ली शिफ्ट हुआ हूँ। कल भी एक मूवी देख के आया था, आज का भी एक शो है। अब मजे करने हैं। सही है, ऐसी लाइफ जीनी चाहिए भाई। ऐसी लाइफ आप भी जियो, और मेहनत से पढ़ाई करो, तसल्ली के साथ पढ़ाई करो, जगह जगह भटको मत। मतलब अपने आप को ना उबलने मत दो, आज यहाँ पढ़ रहे हैं, परसों वहां पढ़ रहे हैं, कल यहाँ पढ़ रहे हैं, पूरा कहीं से भी नहीं पढ़ रहे हैं। पूरा पढ़ो, तसल्ली से पढ़ो। और कोई बात भी इन बच्चों से कहना चाहोगे? जैसे मैथ्स का हो गया, रीजनिंग के लिए प्रैक्टिस होगी, इंग्लिश के लिए तो पीवाईक्यू कर लो, क्योंकि अधिकतर पीवाईक्यू आता है। कुछ कुछ वोकैब जो बाहर से आएंगी वो तो सबके लिए नहीं आएंगी, उसकी कोई दिक्कत नहीं है कि एक टीचर से पढ़ो, सारा इकट्ठा उसी से पढ़ो। वही आपने जो बताया कि बाहर से पढ़ोगे 20% वहां से पढ़ा और 20% वहां से, अगर उन्होंने वही 20% सेम पढ़ाया है तो वही 20% पे ही रह गए, तुम 40% पे नहीं जा पाए। टाइम भी गया और वो भी गया। और उसके लिए हाँ, कंप्यूटर के लिए तो वही आरबी जो चैनल है उसमें वो राधिका मैम पढ़ाती हैं, उनकी 6 वीडियोस थी, उस 6 में किया था। पिछली बार मेरे 60 में से 52 मार्क्स आए थे कंप्यूटर में। अच्छा। हाँ, और वो सबसे डिफिकल्ट शिफ्ट में। तो मैंने उससे मैंने अपना यूट्यूब चैनल खोल लिया था बच्चों को गाइडेंस देने के लिए। तो जब तक ये लगता था कि एसओ मिल जाएगा, बट उस टाइम जब मेरे को फिर नहीं मिल पाया तो मैंने वहीं दोबारा फिर वो बंद कर दिया है, और फिर मैं अपनी दोबारा तैयारी एसओ के लिए लग गया था। मैं दिल्ली चाहिए 46 चाहिए, फिर अब सोच रहा हूँ एक बार दोबारा उसको शुरू कर लूँ अपना यूट्यूब चैनल। हाँ। क्या नाम आपके यूट्यूब चैनल का? मैंने अपने नाम की फुल फॉर्म बनाई है। जैसे सागर नाम है ना, तो एसएससी एनालिसिस गाइडेंस एंड रिजल्ट्स। तो मैं उसमें थोड़ी जैसे मेरी जर्नी क्या रही है, कहाँ काम करना चाहिए, कहाँ, मैंने उसमें सबसे पहले ये कहा था कि मैथ्स के लिए गगन प्रताप सर से बाहर मत जाना। और जैसे जहाँ जहाँ मैंने पढ़ा था वो सारी ऑनेस्ट ओपिनियन दी थी। और फिर जैसे मेरे को ये शौक है कि कट ऑफ वगैरह के एनालिसिस करने का कितने किया जाती है, उसमें वो शुरू करता था मैं और बताता था। बट अब मैंने 3-4-5 महीने से छोड़ रखा था, तो अब सोच रहा हूँ दोबारा शुरू कर लूँ। भाई का चैनल सब्सक्राइब करो सागर नाम से। हाँ, सागर एसएससी एनालिसिस कर देना, ब्लू कलर के लोगों में सबसे ऊपर आ जाएगा। हाँ, भाई का चैनल सब्सक्राइब कर लो, बहुत अच्छी एनालिसिस आपको मिलेगी। अच्छा लगा भाई बातचीत करके। थैंक यू सर। और मेरी वेल विश है कि आपको अगली बार दिल्ली जीएसटी इंस्पेक्टर जरूर मिले। आपने शॉर्ट नोट्स तो संभाल के रखे। वो तो ब्रह्मास्त्र है, मैं सबको ये कहता हूँ, अगर तुमने नोट्स नहीं बनाए ना तो एक गगन सर का मेरा ब्रह्मास्त्र है, इसको ले लो तुम्हारा रिवीजन हो जाएगा पूरा।
बट एक बार सिलेबस जरूर पूरा करो। सबको ये कहता हूँ कि हाँ आधा सिलेबस नहीं, पहले प्रैक्टिस शुरू मत करो, एक बार हर एक जिस भी टीचर से पढ़ रहे हो पूरा सिलेबस करो, उसके बाद जो कॉन्फिडेंस आएगा ना वो एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस होगा कि हाँ मेरे को सब कुछ आता है। वरना ये होता है कि 20 क्वेश्चन कर दिए, अब वो 5 क्वेश्चन तो तुमने पढ़े ही नहीं है, तो वो नंबर कभी पढ़ेंगे नहीं तुम्हारे। एक बार पूरा सिलेबस पूरा कर लो, उसके बाद फिर आपको जहाँ से मॉक लगाने हैं जो करने हैं। बाकी बता रहा हूँ मैथ्स के लिए शीट से बाहर मत जाना कोई फायदा नहीं है, जो भी शीट अपडेट होती रहती है, और सर तो फ्री में भी शीट डाल देते हैं उस पे टेलीग्राम पे, फिर फ्री में बहुत कुछ डाला हुआ है। हाँ तो वो ये वहीं से पढ़ो और ज्यादा बाहर मत जाओ। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है तो लाइक जरूर करें। बहुत अच्छा डिस्कशन रहा सागर भाई के साथ। बाय।